नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए ठीक है। आज हम एक बहुत मज़ेदार कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको पुराने ज़माने की झलक मिलेगी, जब आज की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना होकर राजा महाराजा हुआ करते थे। तो चलिए पढ़ें ऐसी कविता। तो देखिए ज़रा, खोलिए अपना पाठ 12, गुरु और चेला। गुरु और चेला का क्या अर्थ होता है? गुरु यानी आज हम अपने टीचर को, शिक्षक को गुरु कहते हैं। पहले के टाइम पे गुरु होते थे जो आपको ज्ञान देते थे। तब ऐसे ही आज की तरह प्रॉपर स्कूल नहीं होता था, विद्यालय नहीं होता था, किंतु गुरु खुले आसमान के नीचे प्रकृति के सामंजस्य में आपको शिक्षा देते थे, आपको भले बुरे का ज्ञान कराते थे। और चेला होता था उनका शिष्य, जो उनसे शिक्षा प्राप्त करता था। जैसे गुरु आपके अध्यापक हो गए और चेला यानी आप हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही एक मज़ेदार आज कविता पढ़ते हैं जिसे सुनने में आपको बहुत ही आनंद आएगा और एक राजा की बेवकूफ़ी के बारे में आपको पता चलेगा कि राजा का बुद्धिमान होना कितना ज़रूरी होता है। एक शासक को शासन करने के लिए बुद्धिमानी का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करें पाठ। तो पढ़िए मेरे साथ ये कविता। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश नगरी। गुरु ने कहा, तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बसता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा, किंतु चेला ना माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेल। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली। थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर को झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती, हुई कुछ ना देरी। कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी।
यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा क्या बात है, गुरु ने बताया कारामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तरेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का भाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो देखिए कितनी सुंदर कविता है। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। चलिए अब जरा इसका अर्थ जानते हैं। तो देखिए इसका अर्थ, गुरु एक थे, एक गुरु थे, यानी एक चेला था, एक उनका शिष्य था और एक उनके गुरु थे जो उन्हें शिक्षा देते थे। एक दिन वो बाहर घूमने चले गए, पर उनके पास एक भी धेला नहीं था। धेला से अर्थ है एक भी रुपया। चले चलते चलते मिली एक नगरी। जब वो दोनों चलते गए तो उन्हें एक नगर मिला। एक ऐसा नगर मिला, राज्य मिला जहाँ पर बहुत सुंदर सड़कें थी, चमाचम थी। चमाचम यानी एकदम साफ सुथरी सड़कें थी और रास्ता भी बहुत चमाचम था, यानी साफ सुथरा था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश नगरी गगरी। वहां पर उन्हें एक ग्वालिन कौन होती है, जो भेड़ गाय भैंसों की ग्वाला जाती है, खेतों में काम करती है और दूध निकालती है। तो भेड़ बकरियों का ध्यान भी रखती है, गाय भैंसों का ध्यान भी रखती है। तो एक ग्वालिन मिली उन्हें, जो ग्वालिन अपने शीश पर, शीश यानी सिर, और गगरी यानी मटका, जो अपने सिर पर एक मटका लेकर जा रही थी। गुरु ने उनसे कहा तेज ग्वालिन न भगरी, यानी ग्वालिन तू तेज ना चल, तू ज्यादा तेज ना चल, तेरे सिर पर पानी भरा हुआ है
और ये बता, बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बसता बाजा। यानी बता यह कौन सी नगरी है, कौन सा राज्य है, कौन सा नगर है, और यहाँ कौन सा राजा ऐसा है जिसके सुयश, सुयश यानी क्या होता है, यश, कीर्ति, अच्छा यश, यानी जिसका बहुत नाम है, जिसका यहाँ ऐसी कौन सी नगरी है जिसमें राजा का बहुत नाम है, यानी वहाँ राजा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे काम करता है, उसकी बहुत यश है, उसकी बहुत कीर्ति है वहां पर। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो, यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है, अनभूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो उस ग्वालिन ने कहा, पंडित जी तुम यहाँ भले ही आ गए हो, लेकिन यह अंधेर नगरी है, यह अच्छी नगरी नहीं है, और यहाँ अनबूझ राजा है। यानी अंधेर नगरी क्या होती है, जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, यानी जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। कैसा अंधेरा, लाइट ना जाने का अंधेरा नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधेरा यानी अज्ञानता का अंधेरा, बेवकूफी का अंधेरा, मूर्खता का अंधेरा। तो ये अंधेर नगरी है, और यहाँ का राजा भी अनबूझ है, यानी यहाँ के राजा को भी कोई नहीं जानता। यहाँ तो हर चीज टके सेर में मिल जाती है, टके सेर में सारी सब्जी मिल जाती है, और टके सेर में तुम उसके आकर खा लो बस। वहां पर ना ही यश है, ना ही यहाँ की अच्छी नगरी है, यानी ना ही यहाँ बुद्धिमानी है, और ना ही यहाँ के राजा का यश है, यहाँ का राजा अच्छा है। तो गुरु ने कहा, जान देना नहीं है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, मुझे यहाँ अपनी जान नहीं देनी है, यहाँ बेवकूफों के बीच रहकर, और मुझे मुसीबत मोल नहीं लेनी है, मुझे अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं लानी है। ना जाने कब मेरे भविष्य पर भी अंधेरा हो जाए, इस नगर में रहकर कौन से क्षण में, क्षण यानी पल में, कौन से घड़ी में मेरे ऊपर कोई संकट आ जाए, तो इसलिए यहाँ ठीक रहना मैं ठीक नहीं समझता, यहाँ रहना मैं अपने जीवन के लिए ठीक नहीं समझता है। यानी यहाँ मेरे प्राण संकट में है, जहाँ पर बेवकूफ लोग रहते हो वहां पर मेरे प्राण संकट में हैं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु चेला ना माना। फिर गुरु को विवश होकर लौटना पड़ा। गुरु तो अकेले चले गए वहां से वापस, लेकिन वहां पर कौन रह गया, चेला। अब वो यही सोचता, चेला वहां पर रह गया, वो काफी मोटा था, तो यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो देखिए गुरुजी वापस चले गए और रह गया वहां पर मोटा चेला अकेला। फिर देखिए क्या हुआ, चला हाट को देखने आज चेला। हाट यानी मेला, जैसे अभी भी आपने देखे होंगे दिल्ली हाट लगता है। हाट यानी मेला, जहां पर काफी सामान, काफी खाने पीने की चीजें आई रहती है। तो चला हाट को देखने आज चेला। आज चेला वहां गया मेला देखने। वहां पर देखा अजीब अजीब चीजें हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, और सब टके सेर में है। टके सेर क्या होता है बेटा, जैसे आज रुपए चलते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, आज की मुद्रा नोट है और सिक्के हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले टका चलता था, एक मुद्रा का नाम है, टका चलता था, और अलग अलग मुद्राएं हुई, टका चलता था, फिर धीरे धीरे कॉइन चलने लगे, सिक्के चलने लगे, 54, 58, 10 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 6 पैसा, वो चलने लगे। फिर धीरे धीरे अब केवल 1 रुपया ही चलता है, और उसके बाद नोट चलते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, और फिर नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ऐसे चलते हैं। तो किंतु उस समय पर क्या चलता था, टका। तो टके सेर में हल्दी मिल जाती थी, टके सेर में जीरा मिल जाता था, और टके सेर में ककड़ी मिल जाती थी। ककड़ी यानी जो पतली आप खाते होंगे, हल्के हरे रंग की होती है ककड़ी, और खीरा भी आप लोग खाते होंगे, वो भी सब टके सेर में मिल जाता था। और टके सेर में रबड़ी मलाई भी मिल जाती थी, और उसने खूब उन दिनों खूब मलाई उड़ाई, यानी खूब मलाई खाई। और सुनो आगे का हाल, फिर क्या हुआ। थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। अब देखिए खाने पीने के तो उसने मजे कर लिए चेले ने, किंतु वो अंधेर नगरी थी, जहां पर अज्ञानता का अंधेरा था, बेवकूफों मूर्खता का अंधेरा था, और वहां का राजा भी मूर्ख था, जिसे कोई नहीं जानता था।
और वहां पर बरसता था पानी, यानी खूब बारिश होती थी, बिजली चमकती थी बरसात आई, चमकती थी दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल और बिजली कड़कड़ाती भी थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। जब एक बार वहां खूब तेज बारिश आई और खूब तेज बिजली कड़की तो एक राज्य की दीवार गिर गई। दीवार, एक खूब बड़ी दीवार गिर गई। जहां राजा पहुंचे, जहां राजा फटाफट अपने घोड़े को लेकर देखने पहुंचे, उन्होंने झटपट संतरी को डपट कर बुलाया। डपट यानी डांट कर अपने मंत्री को बुलाया। पूछा, क्यों गिरी यह दीवार और इसे किसने गिराया? तो संतरी ने कहा, महाराजा साहब, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। खता यानी कसूर, मेरा कोई कसूर नहीं है। खता यानी गलती, मेरी कोई भी गलती नहीं है और ना ही ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी ना ही मैंने इस काम को किया है। यह दीवार तो पहले से ही कमजोर बनी थी और ये इसलिए गिर गई क्योंकि यह कमजोर थी और ये काफी मोटी भी नहीं बनी थी। शायद अगर मोटी बनी होती तो ना गिरती, किंतु यह शुरू से ही कमजोर थी इसलिए यह गिर गई। तो मंत्री बोले, जो इनके संतरी थे राजा के, बोले कि इसमें खता तो महाराज कारीगर की है जिसने उसे बनाया। फिर राजा ने बोला, ठीक है, कारीगर को बुलाइए। तो कारीगर को बुलाया गया झट और वहां बिठाया गया और राजा ने कारीगर को सजा दी और बोला, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। चलो, इसकी आज खता है, इसकी गलती है, इसको फांसी पर लटका दो। पर कहा कारीगर ने झटपट बोला, बिना देर करे बोला कि महाराज, इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, यह तो भिश्ती की गलती है। भिश्ती कौन होता है? जो मसाला बनाता है। जब दीवार बनती है तो वहां पर रेत, सीमेंट, ईंट ये सब इस्तेमाल होता है ना दीवार बनाते हुए। तो जो दीवार का मसाला होता है, रेत, सीमेंट, बदरपुर को जो मिक्स किया जाता है, उनको मिलाकर बनाया जाता है, उसे बनाने वाले को भिश्ती कहते हैं। तो मिस्त्री बोला कि यह तो भिश्ती की गलती है, आप उसको बुलाइए, उसी ने यह शरारत की है। उसी ने मशक को बनाया। मशक यानी मसाले को बनाया, जो सीमेंट का मसाला था, और उसने उसमें पानी ज्यादा मिलाया, जिस कारण मजबूती नहीं बन पाई और दीवार जल्दी गिर गई। अब मशक वाले को बुलाया गया। उसने कहा, मशक वाला बोला कि महाराजा, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है और मंत्री का ही कसूर है। उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की हिकमत है। क्या हिकमत है? बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। जो ये बनाते हैं बेटा, जो ये जिससे पानी डाला जाता है, मशक, जो ये मशक वाला आया था और उसकी जो मशक थी जिससे वो मसाले में पानी डालता था, देखिए एक थैला जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पृष्ठ संख्या 95 में इसको मशक बोलते हैं। तो वो बोलते हैं ये जो मशक बनती है चमड़े से बनती है, जानवर की चमड़े से बनती है। तो वो बोलते हैं कि बड़ा चमड़ा था, किन्होंने मुझे बड़ा चमड़ा दिला दिया था मंत्री जी ने, जिसमें खूब पानी भरता है। खूब बड़ा मशक दिला दिया था और इसमें खूब पानी भरता है, जिस कारण इसमें ज्यादा पानी मसाले में गिर गया। और यह मेरी गलती नहीं है, यह गलती तो बिरानी है और ये मंत्री जी की गलती है, जिन्होंने मुझे यह मशक दिलाया था और ये चमड़े का मशक उन्होंने ही मुझे दिलाया था। फिर राजा बोले, है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। तो उन्होंने बोला कि ये मंत्री की गलती है राजा ने, तो चलो मंत्री को लाओ, उसको फांसी पर चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब जब मंत्री को बुलाया गया, मंत्री को चढ़ाया गया, फांसी पर लटकाने की तैयारी हुई, पर बेचारा मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता। तो देखिए, जो मंत्री था वो इतना दुबला पतला था और जो गर्दन में फांसी का फंदा था वो उसके फिट ही नहीं हुआ। फांसी का फंदा मोटा था और उसकी गर्दन बहुत पतली थी। तो फिर राजा था बेवकूफ। राजा क्या बोला? मूर्ख राजा बोला कि जिसकी मोटी हो गर्दन उसको बुला ला, क्योंकि सजा तो किसी ना किसी को देनी है। देखो उसकी मूर्खता का नमूना देखिए कि जिसकी मोटी गर्दन है उसको फांसी पर चढ़ा दो। अब बेचारे जो उसके पहरेदार थे, जो उसके संतरी यानी उसकी रक्षा में जो लगे रहते हैं, रक्षक संतरी,
उसके जो नौकर होते हैं राजा के, तो वो संतरी गए ढूंढने मोटी गर्दन। अब वहां पर जब वो मोटी गर्दन ढूंढने गए, अब मोटी गर्दन किसकी होगी? जब कोई आदमी मोटा होगा। तो जब वो गए मोटी गर्दन ढूंढने, उन्हें एक मिला चेला खाते हुए हलवा दनादन। वहां पर उसको वो पहले वाला संतरी को पहले जो गुरु चेले दिखाई थे ना इस कविता में, वो चेला मिल गया, जिसका गुरु जा चुका था लेकिन चेला इसी नगर में था, और वो धनाधन हलवा खा रहा था। वो बड़ी खुशी खुशी हलवा खा रहा था। संतरी ने उसे कहा कि चलिए, महाराज ने आपको महल में बुलाया है और आपके लिए न्योता भेजा है। तो चेला बड़ा खुश हो गया मन में, सोचा आज तो मुझे लग रहा है खाने की दावत मिली है और आज तो मैं अकेले ही सब कुछ खाऊंगा। मगर जब उसने जाकर देखा, कहाँ पर जाकर देखा? महल में, कि वहां पर तो एक अजब खेल चल रहा है, एक अजब मेला लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और इसमें ये झमेला है कि जिसकी मोटी गर्दन होगी उसको फांसी पर राजा चढ़ाने वाले हैं। तो फिर कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप ना, बकबक मचाओ। तो देखो, जब चेला बोला कि आप फांसी पर मुझे क्यों चढ़ाना चाहते हो, आखिर मेरी खता क्या है जो आप मुझे बुला कर लेके आए? राजा ने बोला, कुछ भी खता नहीं, बोलो, कुछ भी मत बोलो, बकबक मत मचाओ, यहाँ पर हल्ला मत करो, चुपचाप फांसी पर लटक जाओ। पर देखिए, जो चेला था गुरु का, वो बुद्धू नहीं था, वो भी बहुत चालाक था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। उसने भी बड़ा झमेला किया कि मेरे गुरुजी को यहाँ बुलाओ, मुझे पहले उनके दर्शन कराओ, मेरी आखिरी इच्छा है। देखिए बेटा, जब किसी को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो मरने वाले को या मारने वाले को उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो इस चेले ने बोला कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे गुरु के मुझे दर्शन कराओ, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे फांसी में चढ़ा सकते हो। फिर देखिए, राजा ने कहा ठीक है, चलिए इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु बुलाए गए। जब गुरु ने देखा वहां पर उनका चेला रो रहा है, खड़े खड़े रो रहा है, गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया। फिर गुरु जी ने चेले को बुलाया और तुरंत उनके कान में कुछ मंत्र बोला। मंत्र से मतलब है कुछ बात बोली उनके कान में। किसके कान में? चेले के कान में गुरु ने। यानी गुरु और चेले ने आपस में कोई योजना बनाई, प्लानिंग की और उसके कान में कुछ मंत्र की तरह बोला। फिर दोनों गुरु और चेले झगड़ने लगे आपस में, एक दूसरे को धक्का देने लगे, बोलने लगे फांसी पर मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। चेला बोलता मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। गुरु बोलता नहीं, मैं चढ़ूंगा, मैं मरूंगा। ऐसे उनको देखते पूरे दरबार वाले हैरान। राजा लगा सोचने कि आखिर ये मरने के लिए दोनों जने क्यों राजी हैं। उन दोनों को आपस में हटाया गया, उनकी लड़ाई छुड़ाई गई। फिर राजा ने फौरन बोला, आखिर क्या बात ऐसी है कि तुम दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हो, क्या करामात है ये? तो फिर गुरु बोला कि चढ़ेगा जो फांसी पर, इतना अच्छा मुहूर्त है, इतना अच्छा लगन है कि जो भी फांसी पर इस समय चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती क्या होता है? राजा से भी बड़ा, जिसका पूरे संसार पर शासन हो और सारे राजा जिसके अंदर आते हों, यानी सारे राजाओं पर चक्रवर्ती का शासन चलता हो और उसके पूरे संसार में उसका राज होगा। किसका? जो आज के दिन इस मुहूर्त पर फांसी चढ़ेगा। अब राजा ने यह बात सुनी। राजा ने सोचा कि गुरु का कथन तो कभी झूठ नहीं होता है, गुरु तो हमेशा सच बोलते हैं। तो वो राजा बोला, अब क्योंकि राजा मूर्ख था, वो बोला, वो गुरु की बातों में आ गया और बोला फिर तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा और मैं ही चक्रवर्ती बनूंगा और संसार में अपना नाम मनाऊंगा। तो चलिए फटाफट मुझे फांसी पर लटका दीजिए, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। और सबने फिर राजा को फांसी पर चढ़ाया। सारी प्रजा खूब खुश हुई। प्रजा कौन? गांव के रहने वाले लोग, उस राज्य के रहने वाले लोग। क्यों? क्योंकि उनका जो मूर्ख राजा था उसने अपने आप को स्वयं ही मार लिया फांसी पर चढ़कर। और सब घरों में खूब बधाई का बाजा बजा, सबने एक दूसरे को खूब बधाई दी। क्यों? क्योंकि अंधेर नगरी से अब अनबुझ राजा का शासन हट गया था, यानी बेवकूफ मूर्ख राजा का शासन हट गया था और अब उस राज्य के अच्छे दिन
आ गए थे और अंधेर नगरी चौपट राजा का किस्सा हमेशा खत्म हो गया था। क्या है बेटा ये अंधेर नगरी चौपट राजा? यानी जो अंधेर नगरी होती है किसके कारण होती है? जो अंधेर नगरी जहाँ मूर्खता का शासन होता है वो राजा के कारण ही होता है। यानी जो अंधेर नगरी होगी वहाँ का राजा भी चौपट होगा। यानी चौपट राजा ने ही पूरे शासन को चौपट किया हुआ है अपनी मूर्खता से। तो यह कहानी, यह लोकोक्ति और कहावत इस कविता के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो देखिए इस चौपट राजा का बिल्कुल अंत हो गया। तो थी ना मजेदार कविता। और इस मजेदार कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। टके की बात। अब इसमें टके शब्द प्रयोग हुआ है, जो टके मुद्रा है उसके बारे में बात करते हैं। टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो सोचिए उससे कितनी तरह के फायदे होंगे और नुकसान होंगे। 1 रुपए में सोना मिलने लगे तो क्या फायदा होगा? सब लोग सोना खरीद लेंगे, सब लोग गोल्ड पहनेंगे। और 1 रुपए में सारी सब्जियां मिलने लगे, 1 रुपए में सारे घर मिलने लगे, तो सोचिए क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। लिखिएगा। फिर है अगला प्रश्न 2। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। देखिए बांग्लादेश की करेंसी मुद्रा अभी भी टका है। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब की कौन सी है, जापान की कौन सी है, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड की कौन सी है? लिखिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा इनकी मुद्राओं की फोटो आप एकत्रित कर सकें और उनकी फोटो भी लगाइएगा अपनी कॉपी में। फिर देखिए अगला कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। मैंने आपको अभी इसकी कहानी समझाई कविता की, उसे आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना कि एक गुरु था, एक चेला था, फिर कैसे वो एक राज्य में गए, वहां से गुरु भाग गया लेकिन चेला वहीं रहा और चेले पे क्या क्या संकट आया और गुरु ने उसको कैसे संकट से उबारा। तो बहुत ही सुंदर कहानी इसमें आप लिख सकते हो। फिर है प्रश्न 2। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ या अपने दोस्तों को सुनाओ। फिर प्रश्न 3। कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। किसके बारे में? सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज, इन सब के बारे में लिखो कि अंधेर नगरी में ये सब कैसा चल रहा होगा। फिर था चौथा। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। अब आते हैं हम कविता की बात पर। पहला, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। क, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? ख, यदि वे राजा से परेशान थे उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। फिर है दूसरा, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। पहला, गुरुजी ने क्या बात कही थी? दूसरा, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार में गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? ऐसा हो सकता है? लिखिएगा। फिर है प्रश्न 3। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। फिर है अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरफ बढ़ेगी? जैसे थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो आप इस कविता को अपने शब्दों में आगे बढ़ाइएगा। फिर है क्या होता यदि? पहला, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो शायद उसे फांसी हो जाती। लिखिएगा। दूसरा, राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो क्या होता? लिखिएगा। तीसरा, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली यानी खोखली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? फिर है शब्दों की छानबीन। पहला, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं? क, ना जाने की अंधेरों कौन क्षण में। अब क्षण को हम आजकल कैसे लिखते हैं? क्षण। कौन सा? श से क्षत्रिय वाला श और ण, तो क्षण लिखते हैं। दूसरा है गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। भग की जगह पे हम भाग लिखते हैं। तो सोचिएगा और इसे लिखिएगा। फिर है दूसरा प्रश्न,
चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, चकाचक, खटाखट, चटपट। देखिए कितने मजेदार शब्द हैं। इन्हें आप इन वाक्यों में भरिएगा। आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है। आज रहमान ने डैश सफेद कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने डैश सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए। तो ये तो बहुत आसान है, आप सब लोग इसे भर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद बिना जड़ का पेड़ एक कहानी है बेटा, आपको ये कहानी स्वयं पढ़नी है। बहुत मजेदार कहानी है ये भी, और यह वीरेंद्र झा जी ने लिखी है। तो ठीक है, आप ये कहानी भी पढ़िएगा। फिर मिलेंगे बेटा अगले पाठ के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।